बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ रहे हैं, जो कि व्यंग की विधा में लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि लेखक को जबलपुर की ट्रेन पकड़ने जाना था, इसलिए वो एक ऐसी बस में बैठ जाते हैं जो कि बहुत ख़राब हालत में होती है, जिसमें लेखक बैठना नहीं चाहते हैं। और बहुत ऊहा-पोह की स्थिति के बाद, बस की हालत देखने के बाद वो उस बस में बैठते हैं और बैठने के बाद लेखक को क्या क्या महसूस होता है वह सब उन्होंने व्यंग के रूप में लिखा और आप यह सब पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि बस शुरू हो जाती है, बस स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, यह आज हम इस भाग में पढ़ेंगे। चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। एकाएक बस रुक गई। एकाएक यानी अचानक, यानी बस 8-10 मील ही चली होगी कि एकाएक यानी अचानक से बस रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बच्चों, बस बहुत ही अधिक पुरानी थी, इसलिए चलते चलते पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, यानी पेट्रोल की टंकी टूट गई। और पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है तो क्या होता है, पेट्रोल टपकने लगता है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। बच्चों, जो पुरानी बस होती है उस बस के लिए सब लोग जुगाड़ ही करते हैं, कोई उसकी मरम्मत नहीं करवाता। इसलिए जब पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ तो बस के ड्राइवर ने सारा पेट्रोल निकाल लिया बाल्टी में और जो नली थी उससे धीरे धीरे बाल्टी से पेट्रोल भेजने लगा। और अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। यानी उस स्थिति को देखकर लेखक के मन में यह बात आ रही थी कि थोड़ी ही देर में जो बस के हिस्सेदार लेखक के साथ यात्रा कर रहे थे वो इंजन को निकाल लेंगे और अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे और धीरे धीरे उसको नली से पेट्रोल पिलाएंगे। कैसे पिलाएंगे? जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बच्चों, जो माँ होती है वह अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से दूध पिलाती है। तो लेखक को ऐसा लगा हिस्सेदार साहब को देखकर कि हिस्सेदार साहब को अपनी बस से इतना अधिक जुड़ाव है, लगाव है कि वह इंजन को एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में रखेंगे और धीरे धीरे नली से पेट्रोल उसके मुंह में डालेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी थी, गति पकड़ने लगी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, यानी लेखक को उस बस में बैठकर बहुत डर लग रहा था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी वक्त रुक जाएगी, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी लेखक को ऐसा लग रहा था कि यह बस कभी भी रुक जाएगी, या तो इसके ब्रेक फेल हो जाएंगे या चलते चलते स्टीयरिंग टूट जाएगा। स्टीयरिंग टूट जाएगा तब भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ब्रेक फेल हो जाएगा तो गाड़ी रुक नहीं पाएगी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। चूँकि लेखक शाम को यात्रा कर रहा था, शाम को सूरज छिपने वाला होता है, उस समय हमारी प्रकृति में बहुत शांति होती है और उस समय के जो दृश्य थे वो बहुत सुहावने थे। बच्चों, मध्य प्रदेश में तो वैसे ही बहुत हरियाली है और वहाँ के दृश्य तो वैसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। देखते हैं क्या होता है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। गोता लगाना यानी डुबकी लगाना। बच्चों, प्रकृति का दृश्य बहुत सुंदर था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे लेखक को, लेकिन लेखक को बस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए हर एक पेड़ लेखक को अपने दुश्मन जैसा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था
कि यह बस अब इस पेड़ से टकराएगी। अगर यह निकल गया तो सामने कोई और पेड़ दिखता तो उसे लगता कि बस अब इस पेड़ से तो टकरा ही जाएगी, और इतना कुछ नहीं होता। तो जहाँ कहीं उसे झील दिखाई दी तो लेखक को ऐसा लगा कि यह बस तो इस झील में भी गिर सकती है। यानी लेखक बस में बैठ तो गया, लेकिन उसे बस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि यह उनके गंतव्य स्थल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचाने वाली है। एकाएक फिर बस रुकी, यानी एक बार तो पहले रुक गई, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। एकाएक यानी अचानक फिर बस रुकी, यानी वापस दूसरी बार बस रुक रही है बच्चों। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। तरकीबें यानी उपाय। उपाय को यहाँ पर हम जुगाड़ भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि अगर आप पुरानी बस की मरम्मत नहीं कराओगे और उसे सड़क पर चलाओगे तो आप कितने भी उपाय कर लो, कितनी भी उसको शुरू कर लो, वह शुरू नहीं होगी। बस आप जुगाड़ लगाओगे तभी वह चलेगी। तो यहाँ पर जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। लेखक को वापस गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन याद आ गया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि अंग्रेजों के जितने भी आदेश थे उनको भारतीयों के द्वारा विनय के साथ उनकी अवहेलना की जा रही थी, यानी उन आदेशों को मानना बंद कर दिया जा रहा था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी संयोग की बात। बस की हालत आप लोगों ने भी देखी, लेखक ने भी आपको बताई कि कितनी वयोवृद्ध थी, कितनी बुरी हालात में थी वह। फिर भी जो हिस्सेदार साहब थे वह क्या कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है, यानी एकदम बढ़िया है, एकदम ओके है। यह तो संयोग की बात है कि आज खराब हो गई। बच्चों, जो हर हिस्सेदार होता है वह ऐसा ही कहता है, क्योंकि किसी भी बस में रोजाना एक जैसी सवारियां तो बैठती नहीं है। किसी को क्या पता कि यह बस रोज ही खराब होती है। इसलिए अपने बस की प्रशंसा करते हुए यहाँ पर हिस्सेदार साहब ने क्या कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक यानी संयोग की बात है कि आज अचानक खराब हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण यानी कमजोर, चांदनी में, कम चांदनी में जब लेखक ने उतरकर देखा तो उस बस के दृश्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कमजोर चांदनी थी, हल्की चांदनी थी। उस चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे जब वह बस खड़ी थी तब ऐसी लग रही थी। कैसी लग रही थी? बड़ी दयनीय, यानी दया करने के योग्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हम वृद्धा किसे कहते हैं? बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग व्यक्ति को। तो उस जो बस रुकी हुई थी पेड़ों की छाया में, वह ऐसी लग रही थी कि कोई बुजुर्ग महिला चलने के कारण बहुत ही अधिक थक गई हो और थकने के बाद परेशान होकर एक जगह बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि यानी अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। क्यों महसूस हो रही थी? कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। वह बस बहुत बुजुर्ग थी। जब वह बस उनको वृद्धा जैसी नजर आई जो कि थक गई है, उसको देखकर लेखक के मन में बहुत ही अधिक ग्लानि आई, बहुत ही अधिक अपने आप पर शर्म महसूस हुई कि हमें इस बस में नहीं बैठना चाहिए था। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियावान यानी जंगल में, जो सुनसान जंगल होता है उसको बियावान कहते हैं। अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया या दाह कर्म करना पड़ेगा। लेखक को ऐसा लगा कि अगर यह बस यहीं ख़त्म हो गई, मान लो जैसे वो वृद्धा है, बस रूपी वृद्धा है, उसका प्राणांत अगर यहीं हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें घने जंगल में इसकी क्रिया करनी पड़ेगी, दाह क्रिया करनी पड़ेगी, यानी इसको यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। बच्चों, बस पहले ही बहुत धीरे धीरे चल रही थी और अब की बार खराब होने के बाद जब वह सुधारी गई
तो बहुत ही अधिक धीमी गति से चलने लगी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। बच्चों, यहाँ पर वृद्धा यानी हमारे बस की बात की जा रही है। पहले तो उसकी रफ्तार कम हो गई और धीरे धीरे उसके आँखों की ज्योति। बच्चों, हमारी कितनी आँखें होती हैं? 2। ऐसे ही बस की जो हेडलाइट होती है वह भी 2 होती है। तो धीरे धीरे उस बस रूपी वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी, यानी हेडलाइट धीरे धीरे कम हो गई। पहले झपझप कर रही थी, अब झपझप करते करते धीरे धीरे कम होती जा रही थी, यानी बंद होने वाली थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। रात चांदनी थी, इसलिए लाइट बंद होने के बाद धीरे धीरे रास्ते को टटोलकर उस पर चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर निकल जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और फिर क्या होता, चूँकि उसमें हेडलाइट नहीं जल रही थी तो सामने से उसको कोई भी गाड़ी दिखाई देती तो वह धीरे से एक तरफ खड़ी हो जाती और उस वाहन को निकलने देती। क्या सोचती, क्या कहती सामने वाले वाहन से कि बेटा या बेटी, तुम निकल जाओ, अब तो हमारी तेज गति से निकलने की उम्र नहीं रही, यानी कि मैं बहुत अधिक पुरानी हो चुकी हूँ, बहुत ही अधिक बुजुर्ग हो चुकी हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बच्चों देखिए, तीसरी बार क्या हुआ। पहली बार तो पेट्रोल के इंजन में छेद हो गया था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। दूसरी बार बस चलते चलते रुक गई थी। तीसरी बार एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। जब पंक्चर होता है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो वह पुरानी थी, ज़ोर से हिली और थमकर बैठ गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाली में गिर जाती। पास में सड़क के नाला भी था, अगर वह तेज गति से चल रही थी तो वह सीधी नाले में ही गिर जाती। और मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। बच्चों, अभी तक तो लेखक बस की तरफ देख रहा था, अब लेखक को उस बस के हिस्सेदार साहब को देखकर भी श्रद्धा का भाव आ रहा था। क्यों आ रहा था? कि वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली में लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। क्यों श्रद्धा आई? कि हिस्सेदार साहब को अपनी बस की हालत के बारे में पूरा पता है और यह भी पता है कि उसके टायर भी जवाब दे चुके हैं, कहीं भी पंक्चर हो सकते हैं, कहीं भी उनकी जान पर जोखिम आ सकता है। इतना सब पता होने के बाद भी वह इस बस में यात्रा कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी त्याग की, दुर्लभ यानी आसानी से नहीं मिलने वाली। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखिए बच्चों, कितना अच्छा व्यंग किया है। आप लोगों को भी पढ़कर बहुत अधिक हंसी आ रही होगी, साथ में समस्याएं भी आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो क्या हुआ, इसमें लेखक को हिस्सेदार साहब की तरफ देखकर बहुत अधिक श्रद्धा का भाव आया और वह यह सोचने लगा कि इसमें जितना उत्सर्ग करने की भावना है, यानी अपने प्राणों की बाजी लगाने की भावना है, ऐसी भावना तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि उसको पता है अपने बस की हालत कितनी अधिक खराब है, फिर भी वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस बस में यात्रा कर रहा है। लेखक कह रहे हैं इसे तो आंदोलन के समय, किसी क्रांतिकारी आंदोलन के समय नेता होना चाहिए था, ताकि वह क्या करता, वह अपने साहस और बलिदान भावना का पूरा उपयोग कर देता। अगर मान लो यह बस उछलकर नाले में गिर जाती यानी किसी प्रकार की दुर्घटना हो
जाती। जब बच्चों दुर्घटना होती है तो लोग बाग की मृत्यु भी हो जाती है, और इसलिए लेखक कह रहे हैं कि बस उछलकर अगर नाले में गिर जाती, यह भी मर जाते, हम भी मर जाते, तो ऊपर से जो देवता हैं ऐसे व्यक्ति का बाहें पसारकर यानी हाथ फैलाकर स्वागत करते और क्या कहते, देखिए महान व्यक्ति आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, यानी उसे अपने प्राण टायर से बहुत अधिक कम लगे, यानी टायर का मूल्य उसके लिए बहुत ही अधिक था। अपनी बस का टायर उसने नहीं बदला, चाहे उसे अपने प्राण देने पड़े, प्राणों का त्याग करना पड़े। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी दूसरा टायर लगाया बच्चों, वह भी कैसा लगाया, घिसा हुआ। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। जब बच्चों दूसरा घिसा हुआ टायर लगाया तो लेखक के मन में भाव आ रहे थे कि यह टायर भी किसी भी वक्त पंक्चर हो सकता है, कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, क्या पता हमारे प्राण भी इस दुर्घटना में चले जाएं। इसलिए लेखक ने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद तो छोड़ ही दी थी, साथ में कहीं भी पहुंचने की उम्मीद लेखक छोड़ चुका था। यानी उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं इस बस से हम कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे, लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। यानी बस इतनी धीमी गति से चल रही थी, इतनी मंथर गति से चल रही थी, बार बार खराब हो रही थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो जिंदगी हमें बस में ही गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक यानी परलोक को, प्रयाण यानी प्रस्थान कर जाना है, यानी हम इस बस से हम मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। जब लेखक को लगा कि भाई अब हम 17वें समय पे नहीं पहुंच सकते, 17 क्या हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, सीधे दूसरे लोक पर पहुंचेंगे, तो लेखक की जो सारी चिंताएं थी, सारी बेताबी थी, वह खत्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान यानी बहुत ही शांति से घर की तरह उसमें बैठ गए, यानी जो होगा वह देखा जाएगा। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यानी अब तक तो लेखक को चिंता हो रही थी, लेकिन अब लेखक ने चिंता करना बंद कर दिया और हंसी मजाक चालू हो गई थी। यानी उनके जो दोस्त आपस में बैठे थे उन्होंने हंसी मजाक करना चालू कर दिया था। बच्चों, आज आपने मेरे साथ बस की यात्रा पाठ पढ़ा और इसका दूसरा भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि लेखक ने बस की यात्रा करने का निर्णय लिया और यह बस 3 बार खराब हो चुकी है। 3 बार खराब होने के बाद भी अपने गंतव्य स्थल तक लेखक नहीं पहुंच पाया है। बच्चों, आपने इस पाठ में व्यंग देखे कि लेखक ने कितने अच्छे तरीके से व्यंग के माध्यम से प्राइवेट बस मालिकों पर व्यंग किया है, किस तरह वो मुनाफा कमाने के लिए पुरानी बसों को सड़क पर चला देते हैं, जिससे किसी भी समय असमय दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ यह पाठ पढ़ा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ के अगले भाग में हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।